हेलो दोस्तों, क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र का दूसरा अध्याय जिसका नाम सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका दूसरा अध्याय जो है उसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी टॉपिक्स को आपको हम अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम वीडियो के बीच में बताएंगे, तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक है संघ राज्य क्या है, यानी कि संघ राज्य का अर्थ बताना है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, संघ राज्य में दो प्रकार की सरकारें कार्य करती है। एक होता है केंद्रीय सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जब मिल करके दोहरे शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसी राज्य में सरकार चलाते हैं तो इसे हम संघ राज्य कहते हैं। समझ में आ गया? इसको और अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, देश में जो सरकार होती है, देश में जो दल जीता हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे केंद्र सरकार उसे कहेंगे। और जो राज्य में जो दल जीता हुआ है उसे हम राज्य या प्रांतीय दल कहेंगे। तो जो केंद्र दल और राज्य दल जब मिल करके किसी राज्य में एक संघ के आधार पर, संघ यानी कि जुड़ जाना, टीम के आधार पर जब कार्य करती है, इसे हम संघ राज्य कहते हैं। दोस्तों, जब भी किसी राज्य में सरकार बनती है तो वह संघ यानी कि केंद्र सरकार से वह जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर किसी देश में शासन व्यवस्था लागू करना है, अच्छा से नियम कानून लागू करना है, तो केंद्र सरकार सभी राज्य में आकर के सही से शासन व्यवस्था नहीं लागू कर सकती, क्योंकि देश बड़ा होता है। इसलिए राज्य को भी अलग शक्ति दिया गया है और केंद्र को भी अलग शक्ति दिया गया है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि संघ सरकार और प्रांतीय सरकार का अलग अलग कुछ शक्ति दिया गया है। इन शक्तियों के माध्यम से जब कोई देश में शासन होता है तो इस प्रकार के शासन को हम संघ राज्य शासन के अंतर्गत जानते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से आ गया होगा समझ में। दोस्तों, आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या करना है। ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक फ्रेंच दार्शनिक थे जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू था, उन्होंने दिया था। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी राज्य के शक्ति को 3 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों के आधार पर किसी भी राज्य के शक्ति को बंटवारा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी राज्य में अगर एक ही सरकार कार्य करे, एक सरकार का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति या कोई खास टीम मिलकर के कार्य कर रही है, तो वह राज्य जो होता है उसका सारा अधिकार एक आदमी के पास ही चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जनता को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, जनता स्वतंत्र नहीं रहेगी, सरकार जो है वह जनता को अपने अंडर में रख करके कार्य करवाएगा या अपने अंडर में रख करके शासन व्यवस्था लागू करेगा। इसीलिए किसी भी राज्य को में अच्छा से शासन व्यवस्था, अच्छा से नियम प्रणाली लागू करने के लिए राज्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसके नियम प्रणाली के अंतर्गत कि कुछ कार्य न्यायपालिका देखेंगे, कुछ कार्य कार्यपालिका देखेंगे और कुछ कार्य विधानपालिका देखेंगे। दोस्तों, कई विद्वानों का मत है कि इस प्रकार से राज्य में तीनों शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर देने से जनता के हितों की सुरक्षा होती है, जनता स्वतंत्र महसूस करते हैं। इस नियम में एक नियम और जोड़ा गया है कि यदि ये तीनों जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका है, तीनों सिर्फ अपना अपना ही सिर्फ काम कर सकती है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसा होने से बहुत ज़्यादा हद तक ये हो सकता है कि जनता को स्वतंत्रता मिलेगा और जनता को न्याय जो होना चाहिए, जैसे कि सड़क व्यवस्था, घर की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, सारा कुछ का व्यवस्था, इन आधार पर किसी राज्य में रहने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, इसे ही हम शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि दबाव समूह किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, दबाव समूह से हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसा टीम यानी कि एक ऐसा समूह जो कि सरकार के अंदर में नहीं रहती है, सरकार के से बाहर रहती है, लेकिन जनता के हित के लिए वह सरकार के विभिन्न फैसलों को देखती है। जैसे कि सरकार कुछ सरकारी
कैसे कैसे नौकरियां निकाल रही है, कहां पर नियुक्ति हो रहा है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, सरकार कौन सा बिल पास कर रही है, कैसा नियम प्रणाली लागू की हुई है, इस प्रकार की व्यवस्था को देखता है। लेकिन सरकार से अलग रहता है वह एक प्रकार का समूह होता है जो कि अगर कुछ गलत कर रही है सरकार तो उस पर दबाव डालकर उसका सही निर्णय कराने का प्रयास करता है। ये जनता के हित के लिए ऐसा होता है। दोस्तों, दबाव समूह इसलिए ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि यह जनता के हित में रह करके सरकार के कुछ गलत फैसलों पर दबाव डाल करके सरकार से सही नियम कानून करवाने का प्रयास करती है। दोस्तों, सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो कि सरकार के विभिन्न नीतियों से असंतुष्ट होता है और अपनी संतुष्टि की प्राप्ति के लिए सरकार के जो नियम कानून है उसको कुछ हद तक बदलवाने का प्रयास करता है ताकि जनता में सुख की भावना हो, जनता अपने आप में स्वतंत्र महसूस कर सके और जनता के साथ कुछ गलत निर्णय न हो पाए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि दबाव समूह में कैसे लोग आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बहुत सारा लोग है, जैसे कि कोई लोग कोचिंग चलाता है, अपना शिक्षक लोग है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गलत निर्णय सरकार ले रही है या कुछ ऐसा निर्णय ले रही है जिससे कि शिक्षा ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, शिक्षा पर ज़्यादा अंकुश लग रहा है, तो इस प्रकार के निर्णय में जितने भी शिक्षक गण हैं वह एक टीम बना करके और सरकार के वह फैसला बदलने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले आप लोग सुने होंगे एक कृषि कानून के बारे में जो कि कुछ हद तक गलत था, तो सरकार पर उसका दबाव डलवा करके उस बिल को फिर से वापस कर दिया गया था। तो कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो एक ही व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वैसे संगठन मिल करके सरकार पर कुछ दबाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसान संगठन मान लीजिए, शिक्षक गण संगठन मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे टीम होते हैं जो कि मिलकर के सरकार पर दबाव डालते हैं उनके कुछ गलत फैसले के खिलाफ। ऐसे समूह को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना क्यों आवश्यक है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का अभाव होना, इससे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि किसी भी लोकतंत्र में बहुत सारे राजनीतिक दल का होना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, अगर लोग न्याय की इच्छा चाहते हैं, किसी देश की जनता न्याय की इच्छा चाहती है, शिक्षा का इच्छा चाहती है, अपना धन कमाने का इच्छा चाहती है, तो विभिन्न राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल को एक प्राण का संज्ञा दिया गया है। यानी कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो वो राजनीतिक दल होते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की जो सफलता होती है वह राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी भी देश के राजनीतिक दल जो होते हैं वह एक शिक्षा का काम करते हैं। कैसे शिक्षा का काम करते हैं, तो मान लेते हैं कि केंद्र में किसी का सरकार है और विपक्ष पार्टी जो है बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल का क्या काम होगा कि सरकार जो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, जैसे कि सरकार रोड बनाने पर तो बहुत ध्यान दी लेकिन शिक्षा पर ध्यान नहीं दी, सरकार अलग अलग इंडस्ट्री लाने पर तो बहुत ध्यान दी लेकिन गरीबी पर कोई ध्यान नहीं दी। तो इस प्रकार जब सरकार किसी एक वे में ही काम करती है तो बहुत सारे काम छूट जाते हैं। तो उन कामों के जरिए लोगों को सूचित करना कि देखिए आपने जो सरकार को चुना है वो सरकार सही से काम नहीं कर रही है, ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए, और कुछ हद तक सरकार पर दबाव भी डालती है। तो जब किसी देश में विभिन्न अलग अलग दल होंगे तो क्या होगा कि लोगों में को स्वतंत्रता मिलेगा, लोग अपनी जो भावना है वह राजनीतिक दल के द्वारा सरकार तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए किसी भी देश में लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना बहुत ही आवश्यक। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र में कुछ ऐसी सरकारें आ जाती हैं, यानी कि देश को चलाने के लिए कुछ ऐसे प्रधानमंत्री या ऐसी सरकार आ जाती है जब वह अपना कुछ पैतरा फैला करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इससे समाज बहुत जटिल हो जाता है। जटिल समाज में बहुत सारे कुप्रथाएं और बहुत सारा मिसकैरेज, बहुत सारा चीज हो जाता है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने का जो कार्य है वह विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा होता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी लोकतंत्र में उसका प्राण जो है वह राजनीतिक दल है। इसीलिए अगर किसी देश में, अगर किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दल न रहेगा तो वह एक मृत शरीर के बराबर है, यानी कि मृत लोकतंत्र है।
दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है। दोस्तों देखिए, दो प्रकार की सरकारें देश में कार्य करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तानाशाह सरकार आ जाते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया का नाम आपने सुना होगा, वहां पर तानाशाही सरकार का व्यवस्था है। उसी तरह से हम लोग का देश जो है वह लोकतंत्र है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी देश में कि कहीं पर तानाशाही सरकार और कहीं पर लोकतंत्र की स्थापना होती। आइए इसके बीच कुछ इंपॉर्टेंट अंतर को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी तानाशाही शासन में या तो वह तानाशाह किसी देश में शासन कर रहा हो या किसी राज्य में शासन कर रहा हो, वह अपना पूरा शक्ति, कोई भी निर्णय लेने का पूरा शक्ति वह अपने पास रखता है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी चीज का शासन चलाने का शक्ति जो होता है वह जनता के हाथ में होता है, यानी कि जनता के अनुसार ही कोई भी कार्य होता है। दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं। किसी भी तानाशाह सरकार में जब भी कोई नया नियम कानून बनता है तो उसमें तानाशाह सरकार सिर्फ अपना नियम कानून चलाता है। अपना नियम कानून कब लागू कर देगा इसका कोई ठीक नहीं होता। अगर लोगों को बोल दिया जाए, तानाशाह सरकार अगर बोल दे कि आपको आज दिन भर रोना है तो सभी को दिन भर रोना है, सबके घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा देगा। तो इस प्रकार की सरकार तानाशाह सरकार होती। एक उदाहरण दिए हैं। उसी तरह से अगर समझा जाए लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में जब भी कोई नियम कानून पास होता है तो सिर्फ सरकारें नियम कानून नहीं लगाती है। यहाँ से जो एमपी एमएलए चुन करके जाते हैं, वहाँ विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र सरकार के पास बहुत सारा मीटिंग होता है, बहुत सारा सभा होता है, बहुत सारा बहस होता है, तब जाकर के कोई एक निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह दूसरा अंतर है आपका तानाशाह सरकार और लोकतंत्र में। दोस्तों अब इसका तीसरा पॉइंट है कि जब भी कोई तानाशाह सरकार कोई भी निर्णय लेता है तो वह बहुत तेजी से निर्णय लेता है। जैसे कि कहीं भी तानाशाह सरकार अगर है, जैसे कि उत्तर कोरिया का नाम हमने बताया, तो वहां पर जब भी कोई नियम कानून बनेगा तो जब भी नियम कानून बनेगा उसी दिन वह लागू भी हो जाएगा। यानी कि जब भी उसका मन किया कि ये काम करवाना है तो काम हो जाएगा। लेकिन किसी लोकतंत्र में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और उस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, क्योंकि इसमें सब सार्वभौमिक क्षमता को देखा जाता है कि सभी जनता पर ये लागू करना सही होगा कि गलत होगा, इस पर ध्यान दे करके तब जा करके कोई निर्णय लिया जाता है। दोस्तों अब इस टॉपिक का सबसे अंतिम पॉइंट है कि किसी भी तानाशाही सरकार में लोगों का जो स्वतंत्रता होता है उसकी बलिदान कर दी जाती है। बलिदान का मतलब होता है कि लोगों को स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, गुलाम बना करके रखा जाता है, एक तरह से देखा जाए तो। वहीं लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता होता है, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं उसी तरह सरकार करेगी। अगर वैसा सरकार नहीं करती है तो अगले चुनाव में उस सरकार का पत्ता गुल हो जाएगा, यानी कि दूसरी सरकार को जनता वहां पर स्थापित कर देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिससे कि हम यह समझ सकते हैं कि ये तानाशाह सरकार है और ये लोकतांत्रिक सरकार है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में 5 टॉपिकों पर चर्चा किया और आपको अच्छे तरीका से समझाया। दोस्तों जो भी चीज हम आपको पढ़ाए हैं उसका अगर पीडीएफ फ्री में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।